All time, this meeting is being recorded. Some documents. John Holmes, Karl Marx -1, page 3. Karl Marx -1. Print view. Edit. Page 3. तो आज हम कार्ल मार्क्स के बचे हुए राजनीतिक विचार पढ़ेंगे। पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कार्ल मार्क्स के दो सिद्धांत बताए थे। एक था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा था इतिहास की आर्थिक व्याख्या। दोनों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लें कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मतलब है कि जो इस जगत का विकास हुआ है वो द्वंद्वात्मक रीति से हुआ है और उसमें मूल तत्व जो है वो पदार्थ है। पदार्थ का ही विकास हुआ है। चेतना जो है उसके पीछे पीछे मतलब पहले पदार्थ का विकास हुआ है और उसी के हिसाब से चेतना का विकास हुआ है। दूसरा जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसका भी मेन पॉइंट यही है कि इतिहास में भी परिवर्तन हुए हैं तो मूल तत्व पदार्थ में ही हुए हैं और राजनीतिक चेतना है, मनुष्य की जो स्वयं की चेतना है या सामाजिक स्थितियां हैं वो सब उसके परिणाम स्वरूप बदली है। तो अब हम देखेंगे मार्क्स का तीसरा सिद्धांत, वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का जो मूल तत्व है वो मार्क्स का ये कहना है कि हर युग में दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। और आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है वर्ग संघर्ष, यानी पैसे के लिए ही संघर्ष हुआ है। एक तो वो वर्ग रहा है जिसके पास खूब साधन संपन्न है, बहुत कुछ है उसके पास, और एक है जिसके पास कुछ नहीं है। तो हैव एंड हैव नॉट्स, इस तरह से दो वर्ग रहे हैं और दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहा है। और सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। अच्छा, जो भी परिवर्तन होता है उसमें भी वर्ग संघर्ष की ही भूमिका होती है कि दो वर्ग, एक जो जिसके पास नहीं है वो असंतुष्ट रहता है, तो वो जिसके पास है उससे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। और जो भी इतिहास रहा है वो इसी तरह के संघर्ष का इतिहास रहा है। फिर वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका की बात भी की है मार्क्स ने, और उन्होंने ये बताया है कि राज्य जो है वो हमेशा जो समृद्ध वर्ग है उसी के साथ है, वो उसी के हित के लिए काम करता है, उसी के हित का संरक्षण करता है। तो राज्य की भूमिका ये है वर्ग संघर्ष में कि जिसके पास नहीं है उसकी तरफ वो कोई ध्यान नहीं देता है। फिर मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में भी वर्ग संघर्ष के बारे में बताया है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें जो श्रमिक वर्ग है वो शोषित है, पूंजीपति वर्ग जो है वो शोषक है, और ये जो शोषित वर्ग है ये अब एकत्रित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा। उसका कारण उन्होंने बताया है कि क्योंकि बड़े पैमाने पे उत्पादन हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं, तो श्रमिक वहां पे काम के तलाश में जाते हैं और छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, लेकिन एक ही जगह पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो उनमें भी अब वर्ग चेतना आ रही है और वो संगठित होकर के और ये करेंगे कि क्रांति करेंगे और पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा, ऐसी मार्क्स ने कल्पना की थी। ये सारे उन्होंने कारण बताए हैं। पूंजीपतियों द्वारा अधिक अतिरिक्त लाभ कमाना, बहुत ज्यादा लाभ कमाना, अतिरिक्त मूल्य को हड़प जाना, जिसकी बात आगे हम करेंगे, और पूंजीपतियों की संख्या में कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, आर्थिक संकट के कारण पूंजीवाद का कमजोर हो जाना, और उद्योगों के नवीनीकरण के कारण श्रमिकों की छटनी,
तो जब नई-नई मशीनें आ जाती हैं, तो एक ही मशीन 10 लोगों का काम कर लेती है, तो जो लोग नहीं जानते उस मशीन को चलाना और जो वैसे ही हाथ से काम करते थे, अब उनका काम मशीन कर रही है, तो उनको हटना पड़ता है, उनकी छँटनी हो जाती है, बेरोज़गार हो जाते हैं, तो बेरोज़गारी की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये सारे कारण हैं, जो कि पूंजीवाद का अंत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित हो जाएँगे श्रमिक, ऐसा मार्क्स ने कल्पना की थी, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों में भी तीव्र वृद्धि हो रही है पूंजीवाद के साथ-साथ, औद्योगिकरण के साथ-साथ। फिर साम्राज्यवादी जो है, साम्राज्यवाद भी पूंजीवाद की अगली अवस्था है। पूंजीवाद की अगली अवस्था साम्राज्यवाद कैसे है कि पूंजीपतियों को क्या करना पड़ता है, अपना अ, बहुत सारा माल वो तैयार कर लेते हैं और खरीदार उनके देश में नहीं मिलते, तो वो दूसरे देशों में बाजार ढूंढते हैं अपने माल की बिक्री के लिए। तो दूसरे देशों में जब उनको वैसे कोई भूमिका नहीं मिल पाती, तो फिर वो वहाँ की राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाते हैं, वहाँ की राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ की सरकार पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इस तरह से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सारे कारण पूंजीवाद के विनाश का कारण बनेंगे। तो इस तरह से मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया है, उसका सार ये है कि वर्ग जो है हमेशा 2 वर्ग रहे हैं और उन दोनों में हमेशा संघर्ष रहा है, क्योंकि दोनों के हित अलग-अलग हैं और ये जो उस समय जो युग चल रहा था पूंजीवादी युग, इस युग का अंत श्रमिकों की विजय के साथ होगा और श्रमिक जो हैं वो विजयी होंगे और इसके बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी और उसमें पूंजीपतियों का सफाया कर दिया जाएगा और जब बिल्कुल पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, पूंजीवाद का बिल्कुल अंत हो जाएगा, तो फिर एक नया युग आएगा और उसका नाम होगा साम्यवादी युग, जिसमें न राज्य की आवश्यकता होगी और क्योंकि कोई शोषण करने वाला ही नहीं होगा। तो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अब इसकी भी आलोचना की जाती है। सबसे पहली आलोचना ये है कि इतिहास जो है वो मात्र वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। तो इतिहास में केवल वर्ग संघर्ष नहीं रहा है, सहयोग भी रहा है। तो केवल इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास बताना सही नहीं है। तो इतिहास के विकास में सहयोग और सामंजस्य का भी महत्व है। और अगर सिर्फ संघर्ष होता ना, तो ये मानव सभ्यता कब की नष्ट हो चुकी होती। फिर मार्क्स की जो वर्ग संबंधी धारणा है वो भी दोषपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ 2 वर्ग नहीं होते, एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसको कहते हैं मध्यम वर्ग। और आज से 2500 साल पहले अरस्तू ने भी इस मध्यम वर्ग की महत्ता को स्वीकार किया था और उसने यही कहा था कि अगर आपको क्रांतियों से बचना है तो मध्यम वर्ग को शक्तिशाली बनाना होगा। मध्यम वर्ग अगर शक्तिशाली है तो फिर वो क्रांतियों से बचा सकता है, क्योंकि वो दोनों वर्गों की जो खाई है उसको पाटने का काम करता है। तो मार्क्स ने इस मध्यम वर्ग पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनका कहना था कि मध्यम वर्ग तो कोई होगा ही नहीं, या तो श्रमिक वर्ग है, या तो जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, दलित वर्ग है, और या फिर जो वो वर्ग है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। फिर गैर आर्थिक वर्ग भी प्रभावशाली होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर जाति भी बहुत अहम है। जाति जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे आप बहुत सारी बातें न चाहते हुए भी मान लेते हैं कि नहीं मानेंगे तो भैया हमको तो जात बाहर कर दिया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो गैर आर्थिक वर्ग है ना, जाति कोई आर्थिक वर्ग थोड़ी है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली है। आपका धर्म, आप जिस धर्म को पालन करते हैं उसके जो सिद्धांत है उनका भी पालन आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसको अपना कर्तव्य समझते हैं, और दूसरी बात ये कि मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। तो ये जो शक्तियां हैं ये गैर आर्थिक शक्तियां हैं, लेकिन हमारे व्यवहार को तो प्रभावित करती है। तो इतिहास में हमेशा आर्थिक तत्व ही प्रधान नहीं रहा है, गैर आर्थिक तत्वों से प्रेरित होकर के भी कई निर्णय किए गए हैं। फिर
एक ही वर्ग में मतभेद और संघर्ष संभव है। एक ही वर्ग में, जैसे पूंजीपति वर्ग है, उसमें क्या आपस में मतभेद नहीं होता? या श्रमिक वर्ग है, उनमें मतभेद नहीं होता क्या? तो मतभेद उस वर्ग के अंदर भी हो सकता है, तो उसकी चर्चा मार्क्स ने नहीं की है। फिर राष्ट्रीय तत्व की भी उपेक्षा की है मार्क्स ने। देखो, मार्क्स की भविष्यवाणी दो विश्व युद्ध हुए ना, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। दोनों विश्व युद्धों में श्रमिकों ने अपने सारे भेदभावों को भुलाकर पूंजीपतियों का साथ दिया, क्योंकि उनका देश संकट में था। तो जब हमारा देश संकट में होता है तो हम आपसी मतभेद भुलाकर अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो इसलिए जो राष्ट्रीय तत्व है उसकी तरफ भी मार्क्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर पूंजीवाद के विषय में भी आलोचना की है कि पूंजीवाद के विषय में जो मार्क्स ने बताया है ना कि पूंजीवाद का अंत इस तरह से हो जाएगा, पूंजीपतियों की संख्या कम होती जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। पूंजीपतियों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी है। और जो उन्होंने कहा था कि आर्थिक संकट पैदा होंगे समय समय पर, तो एक ही बार आर्थिक संकट हुआ था 1929 में। उसके बाद कोई आर्थिक संकट नहीं आया ऐसा जिसने कि पूंजीवाद को नष्ट कर दिया हो। तो ऐसा नहीं हुआ है। तो पूंजीवाद को लेकर के जो उन्होंने आलोचना की थी वो भी सही नहीं है। फिर पूंजीपतियों ने भी श्रमिकों के हित में काम करना शुरू कर दिया। उसको बचाने के लिए उन्होंने श्रमिकों के हित में कई कानून बनवाए और राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी हो गया। तो पूंजीवाद के विषय में जो भी उन्होंने भविष्यवाणियां की थी वो सब गलत साबित हो गई। तो अब ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूरा हो गया। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मैं क्लास के अंत में 5 मिनट का समय दूंगी, तब आप लोग पूछिएगा। अब है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो पहले आप इसको समझने के लिए ये समझिए कि मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है। मूल्य का श्रम सिद्धांत ये है, मार्क्स का कहना है, ऐसा ऐसा वास्तव में नहीं होता है, लेकिन मार्क्स ने ऐसा कहा है कि जो भी वस्तु बनती है और उसमें उसको उसमें लगने वाला जो श्रम है, उसी के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे एक दरी के निर्माण में एक मजदूर को 4 घंटे लग गए, उसके बदले में उसको 100 रुपए मजदूरी मिल गई, तो उस दरी का मूल्य 100 रुपए ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो दरी बाजार में 500 रुपए में बिक रही है, तो उस 500 में से 100 को माइनस कर लीजिए, जो बचता है वो अतिरिक्त मूल्य है। तो अतिरिक्त मूल्य का जो फार्मूला वो ये है कि वस्तु में लगने वाला श्रम का मूल्य और वस्तु का विनिमय मूल्य, वस्तु के विनिमय मूल्य से वस्तु में लगने वाले श्रम के मूल्य को माइनस कर लीजिए, तो जो मिलता है वो होता है अतिरिक्त मूल्य। ये मार्क्स का कहना है, दृष्टिकोण है। असल में क्या है वो अपन बाद में बात करेंगे। मार्क्स का ऐसा दृष्टिकोण है कि वस्तु का विनिमय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वो बेची जा रही है और उसमें जितना श्रम लगा है, इन दोनों को आप माइनस कर ले, मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर ले, तो जो आंकड़ा आपको मिलेगा वो होगा अतिरिक्त मूल्य। तो मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है उसकी मान्यता ये है कि विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है। मतलब विनिमय मूल्य जो है वो उसमें लगे हुए श्रम के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, और उस विनिमय मूल्य को श्रमिक ही उत्पन्न करता है, ऐसे मार्क्स की मान्यता है। और श्रम एक वस्तु है, यानी आप जो आपके पास अपने हाथ पैर हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप अपने श्रम को बेचते हैं तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो श्रम एक वस्तु है जिसको बेचा जा सकता है और श्रमिक के पास श्रम होता है, वो उसी को बेचता है और उसके बदले में उसको मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है। तो इसलिए विनिमय मूल्य पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, पूंजीपति का नहीं। तो और या फिर श्रमिक को विनिमय मूल्य के बराबर ही वेतन मिलना चाहिए। तो अगर उस दरी की कीमत बाजार में 500 रुपए है, तो भले उसको 4 घंटे लगे हों या 2 घंटे लगे हों, उसको पूरे 500 रुपए मिलना चाहिए, ऐसा मार्क्स का कहना है। तो पूंजीपति विनिमय मूल्य के जिस भाग को अपने पास रखता है वही अतिरिक्त मूल्य है।
अब ये सिद्धांत ये बताता है कि श्रमिकों का किस प्रकार शोषण होता है। मतलब ये सिद्धांत उन्होंने इसीलिए प्रतिपादित किया था, उसका उद्देश्य ये था कि समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करना कि श्रमिकों का कितना ज्यादा शोषण हो रहा है। और इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। नेचुरली आपको लग रहा होगा कि दरी को बनाने में सिर्फ श्रमिक का श्रम नहीं लगा, दरी को बनाने के लिए धागा भी चाहिए, उसको बनाने के लिए कोई मशीन या हथकरघा वो भी चाहिए, फिर जहाँ पे बैठकर वो बनाएगा उस जगह का किराया भी लगेगा, और ऐसे ही पूंजीपति ने अपनी पूंजी लगाई है तो उसका ब्याज भी उसमें है, ये सब भी तो उसमें शामिल है, तो उनका भी तो कुछ मूल्य होगा। सिर्फ श्रमिक के श्रम से कैसे विनिमय मूल्य तय हो सकता है? तो सिद्धांत का आधार ही गलत है। सिद्धांत का आधार ये है कि वस्तु का मूल्य, विनिमय मूल्य उसके उस पर लगे हुए श्रम से तय होता है, तो ये आधार ही गलत है, तो सिद्धांत कैसे सही हो सकता है? विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी तो भाग होता है। पूंजीपति इतना सब जुटा रहा है, भाई उसको जो भी उसके पास जमीन है जिस पर वो काम करवा रहा है, अगर उसकी अपनी है तो वो किराए पर देता तो वो किराया भी तो उसको मिलता, या अपनी नहीं है तो जो उसने किराए पर ली है वो किराया भी तो उसको चुकाना है, उसमें जो बिजली पानी का बिल आता है वो भी तो उसको चुकाना है, फिर मशीन का टूट फूट होती है उसके रिपेयर पे खर्चा होता है वो भी तो उसको देना है। फिर मानसिक श्रम, यानी उसने प्लानिंग की थी ये सब बनाने के लिए। फैक्ट्री कोई खोलता है तो ऐसे ही हवा में खुल जाती है क्या फैक्ट्री? कि आपने रात को सोचा कि कल हम सुबह एक फैक्ट्री खोल लेंगे और सुबह खुल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो मानसिक श्रम होता है। उस मानसिक श्रम की क्या कोई कीमत ही नहीं होगी? उस मानसिक श्रम की कीमत तो शारीरिक श्रम से भी ज्यादा होती है, तो मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। इस सिद्धांत का प्रचारात्मक महत्व ही है, मतलब वो उस समय श्रमिकों का बहुत शोषण होता था, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और उस शोषण की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मार्क्स ने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब अगला है मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद के संबंध में विचार। इसके पहले भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम इनकी कर चुके हैं, लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए आप मार्क्स के पूंजीवाद के विषय में विचार समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में उसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो उत्पादन होता है वो निजी लाभ के लिए होता है। पूंजीपति जो कुछ भी करता है उसमें उसका अपना फायदा होता है, और जो भी उसको फायदा होता है वो उसी की जेब में जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में निजी लाभ के लिए काम करना सबसे पहली शर्त है उसकी। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के धन का हरण किया जाता है, वो ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई श्रमिक से तो काम करवा लिया जाता है पूरे दिन 8 घंटे, और उसमें उसको तो वेतन दिया जाता है 100 या 200 रुपए, और खुद वो हजारों कमा लेता है पूंजीपति। तो भले ही उसकी लागत भी लगती होगी पर उसके बाद भी उसके पास पैसा ज्यादा होता है, और वो जो उसके पास बचता है उसको वो फिर आगे और नई मशीनें खरीदने में लगा देता है। पूंजी का निरंतर संचय वो इसी तरह से होता है कि निरंतर उसको जो लाभ होता है उसको और फिर पूंजी में बदल देता है। तो पूंजी मतलब जो और फायदे के लिए लगाया हुआ धन उसको कहते हैं पूंजी, और उत्पादन में लगा हुआ धन उसको कहते हैं पूंजी। तो जो उसके पास मिलता है वही सब फिर वो और आगे और ज्यादा कमाने के लिए उसको लगा देता है। तो इस तरह से पूंजी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और श्रमिकों की जो क्रय शक्ति है वो कम से कम होती चली जाती है। उनको पूरा वेतन ही नहीं मिलता, दो इतना वेतन भी नहीं मिलता कि वो 2 वक्त का भरपेट खाना जुटा सके, जो मतलब मिनिमम जो उनकी नीड्स है वो फुलफिल कर सके, इतना भी उनके पास नहीं होता। अब अगली बात ये कि पूंजी का केंद्रीकरण होता चला जाता है। कैसे? कि जो छोटे पूंजीपति हैं वो इस जो प्रतिस्पर्धा है उसमें नहीं टिक पाते, तो वो भी श्रमिकों के वर्ग में शामिल हो जाते हैं, और जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले लोग हैं उनकी शक्ति में वृद्धि होती चली जाती है। तो वो थोड़े लोग हैं
और वो एक ही जगह पे, जैसे अब बेंगलोर है, वहां पर बहुत सारे कारखाने खुल गए, बहुत सारा औद्योगिक क्षेत्र हो गया। अपने यहाँ भी जैसे पीथमपुर है, वो औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, देवास में औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। तो ऐसे इस तरह से जो पूंजी है उसका केंद्रीकरण होता चला जाता है। पूंजी बहुत कम से कम हाथों में केंद्रित होती चली जाती है। एक ही जगह पे बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो जाती है और फिर काम करने वाले भी बहुत सारे वहां पर रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको आने जाने के लिए किराया कम में उनको पहुंचना है, कम समय में पहुंचना है। तो एक ही जगह तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती, गंदी बस्तियां बन जाती है, एक रूम में बहुत सारे लोग रहने लगते हैं। आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति। अब पूंजीवाद में क्या होता है कि अब पूंजीपतियों की संख्या कम होती चली जाती है, उनके पास पूंजी ज्यादा है, साधन बहुत है, लेकिन उनकी संख्या कम है। और जिनके पास साधन नहीं है उनकी संख्या ज्यादा है। तो उनके ये उत्पादन तो बहुत हो जाता है, लेकिन खरीदने वालों के पास पैसा ही नहीं है, तो खरीदे क्या। तो जो बहुत सारा उत्पादन हो गया है वो भी क्या करेगा, उसको भी फिर वो घाटे में बेचना पड़ता है। तो इस तरह से आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। तो समय समय पे आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं और उसमें फिर पूंजीपति बहुत सारे दिवालिया हो जाते हैं। 1929 में जो संकट हुआ था ना, वहां पे अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे बैंकों का दिवाला निकल गया था और उसका पूरे दुनिया पर असर पड़ा था। पूरी दुनिया में उसका आर्थिक मंदी का बहुत ज्यादा असर हुआ। जर्मनी में हिटलर का उदय, और इटली में मुसोलिनी तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन हिटलर ने इसी का फायदा उठाया था और वह जर्मनी का डिक्टेटर बन बैठा था। तो इस तरह के आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उद्योगों का जब नवीनीकरण किया जाता है तो उससे श्रमिकों की जो दुर्दशा है और बढ़ जाती है, क्योंकि उस नवीनीकरण के कारण मशीन ही उनका काम कर लेती है। मशीन को चलाने वाले एक या दो लोग चाहिए, और वो भी वो जो जो स्किल्ड होंगे, जिनको वो मशीन चलाना आती होगी। लेकिन जो स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसको नहीं आता है, अकुशल जो श्रमिक है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो मशीन कर रही है। तो मशीन उद्योगों के नवीकरण से भी श्रमिकों की दुर्दशा में और वृद्धि हो जाती है। फिर विशिष्ट क्षेत्रों का औद्योगिकरण हो जाता है, कुछ जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जहां पर सारी सुविधाएं हैं, वहीं पर औद्योगिकरण होता चला जाता है। तो एक ही जगह पे बहुत सारे उद्योग स्थापित हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वहां पे श्रमिक भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और सबका हित समान होता है तो वो संगठित हो जाते हैं। तो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह से श्रमिक एकत्रित हो जाते हैं। फिर मार्क्स ने बताया है कि इस तरह से जब श्रमिक संगठित हो जाएंगे और पूंजीपतियों की संख्या कम हो जाएगी, साधन भले ही उनके पास ज्यादा होंगे लेकिन संख्या कम हो जाएगी, श्रमिकों के पास साधन नहीं है लेकिन उनकी संख्या बढ़ेगी, तो वो सब संगठित होकर के एक क्रांति कर देंगे और पूंजीवाद का नाश हो जाएगा। उसमें पूंजीवाद का अंत तो सुनिश्चित है, पूंजीवाद में ही उसके नाश के बीज विद्यमान है, ऐसे मार्क्स का कहना था। तो अब इसकी भी आलोचना की जाती है। सबसे पहली आलोचना तो ये कि पूंजीवाद ने अपने निजी लाभ को समाज से जोड़ा है। मैंने बताया ना कि उन लोगों ने न केवल मजदूरी बढ़ाई मजदूरों की, उनके लिए बीमा की भी व्यवस्था करवाई, और स्वयं राज्य भी, मतलब पूंजीपति जो थे वो राज्य के उसमें भी भागीदार थे, तो उन्होंने ही कह करके राज्य से इस तरह के कानून बनवाए कि भाई अगर किसी का हाथ कट जाता है या किसी का पैर कट जाता है, वो काम करने में असमर्थ है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाए उसकी जगह पे काम, और उसको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है सेवा करते हुए, तो भी उसको आर्थिक सहायता भी दी जाए और उसके परिवार के किसी सदस्य को भी रोजगार से लगाया जाए। इस तरह से श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए पूंजीवाद ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपना जो निजी लाभ है उसको समाज के हित में लगाया। ऐसा नहीं है कि निजी लाभ अपने पास नहीं रखा, रखा, लेकिन उसका एक अंश उन्होंने समाज हित में भी व्यय किया, इसीलिए पूंजीवाद आज भी जिंदा है। फिर पूंजीपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। मार्क्स ने जो कहा था कि पूंजीपतियों की संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। पूंजीपतियों की संख्या में तो वृद्धि हुई है, और जो जो छोटे पूंजीपति थे वो भी समाप्त नहीं हुए हैं। छोटे बुर्जुआ जिनको कहा जाता है
वो भी समाप्त नहीं हुए हैं, वो भी है, और वो मध्यम वर्ग को और सशक्त कर रहे हैं। आर्थिक संकटों के बाद भी पूंजीवाद जीवित है, और 1929 में एक बड़ा संकट आया था, उसके बाद और ज्यादा बड़े संकट नहीं आए। अभी कुछ कुछ वर्ष पहले भी कहा जा रहा था कि रिसेशन है, और काफी उद्योगों से लोगों को निकाला गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी संभल गया पूंजीवाद, और आर्थिक संकटों का सामना करने के बाद भी वो आज भी जिंदा है और काफी शक्तिशाली है। फिर वर्ग संघर्ष की जो भावना है वो भी सीमित हुई है। मैंने बताया आप लोगों को कि दोनों विश्व युद्धों में मजदूरों और पूंजीपतियों ने मिलकर भाग लिया था, वो आपस में लड़ते नहीं रहे थे। मार्क्स का तो यही कहना था कि कोई संकट आएगा तो श्रमिक जो है वो पूंजीपतियों का साथ नहीं देंगे, वो तो एकत्रित हो जाएंगे और वो तो क्रांति कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पूंजीपतियों का साथ दिया। उस समय वो अ, भूल गए कि उनके हित क्या है, और उस समय उनको ये बात समझ में आ गई कि उनका जो हित है उनके देश के हित में है। फिर मध्यम वर्ग की उपेक्षा की है मार्क्स ने, ये शुरू में भी मैंने आपको बताया था। तो मध्यम वर्ग भी काफी शक्तिशाली होता है और आज भी है। यहाँ तक कि जहाँ साम्यवाद है वहां पर भी मध्यम वर्ग है, और उसी ने क्रांति की थी, और वही आज भी काफी शक्तिशाली बना हुआ है। बल्कि वही पूरे देश को संचालित भी कर रहा है। फिर पूंजीवाद भी शक्तिशाली और प्रभावशाली बना है, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और पूर्वी यूरोप से भी साम्यवाद का अंत हो गया, लेकिन जो पूंजीवादी देश थे वहां से पूंजीवाद का अंत नहीं हुआ। तो ये थे पूंजीवाद संबंधी विचार मार्क्स के। अब है मार्क्स के राज्य संबंधी विचार, ये भी देख लें। राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्स का कहना है कि जो आदिम साम्यवादी युग था उस समय राज्य नहीं था। उस समय सबकी स्थिति समान थी। उस समय राज्य की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता था, प्रकृति से जो मिल जाता था उसी से वो संतुष्ट हो जाता था। तो न कोई शोषक वर्ग था, न शोषित वर्ग था। उस समय राज्य नहीं था। राज्य कब आया? जब मनुष्य को ज्ञान हुआ और उसने खेती करना शुरू कर दी, उसने व्यापार करना शुरू कर दिया, और जब उसको ज्ञान हुआ तो फिर वर्ग बन गए। एक उनका जो बहुत ज्यादा चालाक थे, जिनके पास साधन आ गए थे, और एक जो ऐसे जिनके पास साधन नहीं थे, जो उनकी सेवा का काम करते थे। तो फिर युग आया दास युग, और इसके बाद ही राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो राज्य मतलब राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? जो शोषक वर्ग है उसका शोषण करने के लिए। ठीक है। तो मार्क्स का ये कहना है कि राज्य की उत्पत्ति शोषक वर्ग के द्वारा, जो शोषित वर्ग है उसका शोषण करने के लिए हुई है। शोषक वर्ग का नहीं, शोषित वर्ग का शोषण करने के लिए हुई है। अब राज्य की प्रकृति भी यही है, वर्गीय प्रकृति है। मतलब राज्य में हमेशा दो वर्ग रहते हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग होता है वो शोषित का शोषण करता है, और उनकी जो मेहनत है उस पर वो खूब मौज करता है। राज्य का उद्देश्य भी यही है कि जो संपन्न वर्ग है उसके हितों की रक्षा करना। जो पीड़ित वर्ग है उसके हितों की रक्षा करना उसका उद्देश्य नहीं है, ऐसा मार्क्स का कहना है। वास्तव में क्या है वो बात बाद में करेंगे। फिर समाज की अवस्था के अनुसार राज्य व्यवस्था रही है। जैसे आदिम साम्यवादी युग में तो राज्य नहीं था, पर दास युग में राज्य कैसा था? स्वामियों के हाथ में था, और दास जो थे वो स्वामियों का ही काम करते रहते थे, और स्वामियों की मर्जी होती थी कि वो दास को कुछ दे दें, और उनकी मर्जी होती थी कि न दें। उसके बाद में राज्य थोड़े बड़े हो गए, तो उन स्वामियों ने सामंतों का रूप धारण कर लिया। राजतंत्रों के युग में स्वामी जो थे वो पहले के वो सामंत बन गए, जो जमींदार थे, भूस्वामी थे, वो अब सामंत बन गए, और जो दास थे वो कृषक बन गए। तो उनको थोड़े थोड़े भूमि के टुकड़े दे दिए गए कि आप इस पर खेती करो, और इस तरह से उसका राज्य का स्वरूप उसके अनुसार बदल गया। मतलब उत्पादन का तरीका बदला, उत्पादन के संबंध बदले, और उसके अनुसार राज्य बदला। ठीक है। अब मार्क्स ने ये कल्पना की है कि अभी जो युग है वो पूंजीवादी युग है, और अभी भी राज्य का उद्देश्य तो पूंजीपतियों का कल्याण करना है, लेकिन अब क्रांति होगी
पूंजीवाद का अंत हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी और उस समय राज्य तो रहेगा, अल्पकाल के लिए रहेगा और उसका उद्देश्य ये रहेगा कि पूंजीवाद का पूरी तरह से अंत कर दिया जाए और जब पूंजीवाद का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, तब वर्ग विहीन राज्य की स्थापना हो जाएगी और तब राज्य भी समाप्त हो जाएगा। वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, तो उसमें न वर्ग होगा, न राज्य होंगे और न शोषक वर्ग होगा, सिर्फ एक ही वर्ग होगा जो है सर्वहारा वर्ग और उत्पादन के साधनों पर भी उसी का आधिपत्य होगा और हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार काम करवाया जाएगा और उसके जितना वो काम करेगा उसके हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा और मार्क्स ने यह भी कहा था कि आदर्श स्थिति तो वो होगी जब क्षमता के अनुसार काम करवाया जाए और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाए। लेकिन ये व्यवस्था सोवियत संघ में तो नहीं चल पाई और वैसे भी किसी भी समाज में नहीं चल सकती। मनुष्य का स्वभाव ये है कि उसको कुछ मिलने की आशा होती है तभी वो काम करता है पूरी क्षमता से। तो अगर उसको ये पता हो कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतना मिल ही जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्षमता के अनुसार काम करवाया जाएगा और काम के अनुसार वेतन दिया जाएगा। अब राज्य से संबंधित जो विचार हैं उसकी आलोचना भी देख लें। राज्य की उत्पत्ति वर्गीय नहीं है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में तो वो विकासवादी सिद्धांत है, वो सर्वमान्य हो गया है कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध की भी भूमिका है और जो समूह है, कबीले हैं, उनकी भी भूमिका है। मतलब पहले कबीलों का विकास हुआ, फिर उससे ग्रामों का विकास हुआ, फिर ग्रामों से नगरों का हुआ, फिर नगर राज्यों का विकास हुआ, फिर राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ। तो राज्य की जो प्रकृति है वो वर्गीय नहीं है, बल्कि उसका तो विकास हुआ है। फिर राज्य शोषण की संस्था नहीं है, ये सामान्य हित की संस्था है। शुरू से ही राज्य का उद्देश्य सामान्य व्यक्तियों का हित करना है। क्यों आरक्षण की व्यवस्था की जाती है? इसीलिए ना कि जो पिछड़े हुए हैं उनका उत्थान किया जाए। तो राज्य का जो उद्देश्य है वो सिर्फ शोषक वर्ग का हित करना नहीं है, बल्कि वो जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए भी काम करता है और राज्य का स्वरूप जो है वो लोक कल्याणकारी बन गया है। तो पूंजीवादी राज्य की बात जो मार्क्स ने की थी, उसकी भी आलोचना की जाती है कि पूंजीवादी राज्य में भी श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी राज्य है तो सिर्फ पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कानून बनाए गए हैं। फिर समाजवादी राज्य की जो उसने कल्पना की थी, वो भी नहीं आ पाया। जिस तरह से उन्होंने सोचा था, वैसा तो समाजवादी राज्य नहीं आ सका। क्योंकि जो समाजवादी स्थिति में उन्होंने कहा था कि राज्य तो अल्पकालीन है, आगे चल के उसका अंत हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ। जहाँ पे भी साम्यवाद है, वहाँ तो राज्य और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और राज्य विहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। जो उन्होंने कल्पना की थी ना राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, तो वो भी नहीं हो पाया। अब मार्क्स ने राज्य के अवसान के क्या कारण बताए थे, वो भी मैं आपको बता दूं कि क्यों कि जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जब समाजवादी व्यवस्था आएगी, तो निजी संपत्ति का अंत हो जाएगा और वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा। मानव चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा क्योंकि वर्ग ही नहीं होंगे तो कौन किसका शोषण करेगा? सबके पास समान होगा, सबकी स्थिति समान होगी, है ना? तो इन सब आधारों पर राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन मार्क्स की ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई है और भविष्य में भी उसके सत्य सिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये मार्क्स के विचार मैंने आप लोगों को समझा दिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग अब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को?
नहीं पूछना, सब समझ में आ गया अच्छे से? क्लोज करें फिर मीटिंग?